मैं आर्य समाज का एक छोटा सा सिपाही हूँ। श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम की यात्रा तभी सफल होगी जब इसमें युवा आएंगे। युवा तो तब आगे आएंगे जब युवा होंगे। अगर ये जनसंख्या का जो एक तरह से पैटर्न दिख रहा है ये ऐसे ही घटा तो ये अपने आप में एक चैलेंजिंग सिचुएशन तो है। अयोध्या में राम मंदिर के अंदर चोरी हो जाना, आज भी अगर कोई व्यक्ति मंदिर के अंदर बैठ के भी अगर चोरी करता है, आस्था की कोई मूल्य ही नहीं है, सिद्धांत है ही नहीं। आर्य समाज एक ऐसा आंदोलन है जो कि कभी उसको ना तो रुकना चाहिए ना कभी थमना चाहिए। यानी कि आर्य समाज जो है एक मंजिल नहीं है, एक यात्रा है। इट्स जर्नी, नेवर एंडिंग जर्नी है। परिस्थितियों में दो तरीके होते हैं जीने के। एक होता है किसी सिचुएशन में एक्ट करना और दूसरा होता है रिएक्ट करना। मेरा ये मानना है कि आर्य समाज को अब समय आ गया है एक्ट करने की आवश्यकता है, रिएक्ट नहीं करना। सस्नेह नमस्ते सभी को। पॉडकास्ट में मैं हरप्रीत कौर आप सभी का स्वागत करती हूँ। दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना के 50 वर्ष होने का शुभ अवसर है। इन 50 वर्षों में दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा ने न केवल आर्य समाजों को संगठित किया है बल्कि गुरुकुलों, विद्यालयों, वैदिक शिक्षा, यज्ञ प्रचार, युवा जागरण, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक उत्थान के कई कार्य किए हैं और इन अनेकों कार्यों में समाज को नई दिशा प्रदान की है। पॉडकास्ट के माध्यम से हम उन कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट कर रहे हैं जिन्होंने अपने समर्पण और परिश्रम से इस संस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। तो आज के पॉडकास्ट के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के बहुत ही कर्मठ सदस्य श्री पीयूष आर्य जी। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते जी। पीयूष जी, मैं जानना चाहूंगी सबसे पहले कि आपको कहाँ से प्रेरणा मिली आर्य समाज के साथ जुड़ने की? हरप्रीत जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट में मुझे आमंत्रित करने के लिए। और जो आपका प्रश्न है कि मुझे कहाँ से प्रेरणा मिली, तो सच बात तो यह है कि इसमें प्रेरणा से अधिक ये परमपिता परमात्मा की कृपा रही कि मैं आर्य समाजी परिवार में ही जन्म लिया और उन्हीं संस्कारों में पला बढ़ा। तो वो यूँ कह सकते हैं कि वो पारिवारिक पृष्ठभूमि इस प्रकार की रही कि उसमें प्रेरणा स्वतः ही, क्योंकि जो मेरे पूर्वज थे उनके आचरण, उनके संस्कार, उनकी जो हमारे परिवार का जो एक वातावरण था उसने आर्य समाज ही एक तैयार कर दिया। तो यूँ समझ लीजिए कि जहाँ तक प्रेरणा का प्रश्न है वो पारिवारिक पृष्ठभूमि होने के कारण ही मैं आर्य समाज की ओर। कुछ परिवार के बारे में बताना चाहेंगे? आपका जन्म कहाँ का है? परिवार में कौन कौन था? हाँ, परिवार की बात करें तो जब हम कई बार सुनते हैं और चर्चा करते हैं कि भाई मैं कौन सी पीढ़ी का आर्य समाजी हूँ, तो जहाँ तक मेरी समझ पड़ती है मैं तीसरी पीढ़ी का आर्य समाजी हूँ। मेरे जो बाबा जी थे 1894 का उनका जन्म था और मैं उनके बारे में एक बार पढ़ रहा था कि लखनऊ सभा से, जैसे दिल्ली से आर्य संदेश एक पत्र छपता है, तो लखनऊ सभा से आर्य मित्र एक पत्र छपा करता था। तो उसमें अनेकों उनके लेख छपते थे और वो विद्वान के रूप में जाने जाते थे। और मेरे पास उनकी लिखित जो कविताएं हैं वो भी दर्शाती हैं कि आर्य समाज के प्रति उनका क्या समर्पण था और इवन स्वतंत्रता संग्राम में भी उनकी अपनी एक भूमिका रही। और बहुत विद्वान थे, तो उनकी वजह से शायद परिवार में एक ऐसा वातावरण बना कि उनके जितने भी बच्चे थे, मेरे पिताजी 3 भाई थे, सभी आर्य समाज से संबंधित रहे। मेरे पिताजी भी आर्य समाजी रहे, वो रिटायर हुए तो वो एजुकेशन ऑफिसर थे दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट में। और उसके पश्चात जो वातावरण इस तरह का रहा कि मैं भी आर्य समाजी हो गया। और मेरे घर में अभी भी जितने भी हम भाई बहन हैं, आर्य समाज एक तरह से समझ लीजिए जितनी भी वैदिक मान्यताएं हैं और संस्कार हैं और परिवार में, और हमारा प्रयास रहता है कि अपने जीवन में हम कभी भी ऐसा कुछ ना हो जिससे कि कभी कोई समाज में हमें कहे कि अरे ये तो आर्य समाजी हो के ऐसा कर रहे हैं। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि पूरी तरह से प्रयास रहता है कि अनजाने में भी कोई ऐसी बात ना हो जो आर्य समाज के सिद्धांतों से। तो आपने देखा कि जो वैदिक माहौल था उसमें आपको प्रेरणा मिली, वो तो जी
ऐसी कोई पीयूष जी कोई घटना कोई आपको याद आती हो बचपन की या युवावस्था की, जब आप घर परिवार से कोई प्रेरित हुए हों, कोई प्रभावित हुए हों? कोई खास पुस्तक होती, कई बार होता है कोई आदर्श सामने आ जाता है। आपने ये बात कही तो मैं एक बात बताता हूँ आपको। जब मैंने ये कहा कि हम लोग आर्य समाजी हैं, तो आर्य समाजी जो है होने से एक लाभ ये मिलता है कि आपके जो संस्कार हैं उसकी नींव अच्छी पड़ जाती है, और जब कभी जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं तो ये संस्कार जो है आपके साथ संबल की तरह खड़े हो जाते हैं, और विपरीत परिस्थितियों में आप उनसे संघर्ष करके लड़ पाते हैं। मेरी माताजी का स्वर्गवास बहुत कम आयु में हो गया था, और हम बहुत छोटे थे, और मेरे पिताजी जो हैं उस समय प्रिंसिपल थे। तो घर में 3 बच्चे, और वो तो एक आर्य समाजी ही ऐसा हो सकता है कि जो उन परिस्थितियों से लड़ के बच्चों को पढ़ा भी पाए, और उन परिस्थितियों को क्योंकि बड़े होने के बाद मैं समझ पा रहा हूँ कि किन परिस्थितियों से वे गुजरे होंगे, तो वो आर्य समाज के प्रति उनका योगदान, अपने जॉब के प्रति, और परिवार के इन 3 बच्चों को, और वो भी तब जब हमारी माताजी नहीं थी, और ये उन्हीं का ही समझ लीजिए, मैं कहूँगा कि उनके संस्कार थे, उनकी सोच थी कि उन्होंने हमारा पालन पोषण ऐसा किया कि हमारे सैद्धांतिक पक्ष भी नहीं इधर उधर होने दिया, और पिता परमात्मा की कृपा है आज हम तीनों भाई बहन अपने अपने प्रोफेशन में अपनी अपनी जगह पे, मेरी छोटी बहन ऑस्ट्रेलिया में है और सिडनी आर्य समाज से जुड़ी हुई है, मेरा छोटा भाई जो है विद्यालय अपना चलाते हैं, और मैं भी प्रोफेशनली अच्छा ही कर रहा हूँ, तो संतुष्ट हूँ। तो मेरा कहना यह है कि ये आर्य समाजी सिद्धांतों की वजह से ही हालांकि मैंने कई बार देखा है कि ऐसी कभी कोई घटना परिवार में हो जाए तो परिवार के छितर बिखर जाने का कारण बन जाती हैं कई बार, लेकिन मैं समझता हूँ ये सिद्धांत ही थे, ये व्यवस्था ही थी, और जिसने हम सबको उन कठिन परिस्थितियों में भी, चुनौतीपूर्ण वातावरण में भी निखरने का अवसर मिला। पीयूष जी, कोई विशेष सिद्धांत जो आपको शक्ति भी देता है और आपको आगे बढ़ने के लिए मतलब एक प्रेरित करता है? एक विशेष अगर कोई बात कहें तो मेरा ये मानना है कि आर्य समाज का एक नियम है कि सभी को धर्मानुसार यथा योग्य और प्रीतिपूर्वक बरतना चाहिए। तो जो इसमें प्रीतिपूर्वक है वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि अपनी कोई भी बात मतलब यथा योग्य हो और या धर्मानुसार हो, तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि आपको जब अपनी बात जैसे सत्य कहना है, सत्य में क्या होता है कि उसमें कोई विश्लेषण लगा के अगर बात सत्य कहा जाए तो सत्य नहीं है, उसमें लगता है कि सत्य में मिलावट हो गई। इसी प्रकार जो प्रीतिपूर्वक है वो बड़ा आवश्यक है। धर्मानुसार और यथा योग्य में भी अगर हमें बरतना है तो प्रीतिपूर्वक। तो मेरा प्रयास रहता है कि अपने किसी भी कार्य से किसी को चोट ना पहुँचे, लेकिन जो उसका किसी भी कार्य को करने के लिए जो उसका मूल कारण है वो आगे ज़रूर रहना चाहिए, वही प्रमुख होना चाहिए। तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रीतिपूर्वक सबको कहते हैं ओम संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनासी जानताम, सबको साथ लेके चलना और प्रीतिपूर्वक। तो आर्य समाज के साथ भी मुझे लगता है कि आर्य समाज ही नहीं, किसी भी सामाजिक काम में सब साथ रहें, और वो तभी संभव है जब प्रीतिपूर्वक भी हम सबके साथ एक साथ रहते हैं। मतलब आप, मैं जानना चाहती हूँ कि आपने कभी ऐसा महसूस किया है इन सिद्धांतों को जब प्रैक्टिकली आपने लाइफ में उतारा हो, कोई ऐसा इंसिडेंट हो आपकी लाइफ का? हाँ, इन बातों को मैं ऐसे कह सकता हूँ कि प्रैक्टिकली एक बार नहीं, ये तो जीवन में हमेशा चुनौती रहती है। देखिए, एक है आर्य समाजी पक्ष, लेकिन जब हम अपने प्रोफेशन में होते हैं, समाज में जाते हैं, तो हमें अनेक तरह के लोगों के साथ में व्यवहार करना पड़ता है। हमारे सिद्धांत अपने लिए तो होते हैं, कई बार सामने जब हम किसी व्यक्ति से व्यवहारिक उसमें आते हैं तो हम पाते हैं कि बड़ा मुश्किल है इस परिस्थिति में किसी व्यक्ति से सहयोग कर भी लिया जाए या सहयोग दे भी दिया जाए। वो तब है यदि दोनों जने एक जैसा सोच पाएंगे। तो उसमें कई बार लोग कहते हैं कि मध्य मार्गी हो जाना चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब हम प्रीतिपूर्वक किसी को मनाते हैं, अपनी बात समझाते हैं, तो वो काम आसान हो जाता है और लोग समझते हैं। क्योंकि हम तो अगर आप सत्य की बात कर रहे हैं और सही बात को सही तरह से रख रहे हैं और उसमें सिर्फ प्रीतिपूर्वक थोड़ा पोलाइटली अगर बात को रख दिया जाए तो बात मानते हैं। और स्वामी जी ने भी कभी मुझे नहीं दिखता कहीं पे भी कोई दृष्टांत इस तरह का आता हो कि स्वामी जी गुस्सा कर देते थे। ये तो हम लोगों की आदत में आ गया, मतलब धीरे 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 कि सत्य को हमने क्रोध से जोड़ लिया कि सत्य तो कड़वा होता है। सत्य कड़वा नहीं होता है। सत्य को कहने के एक है ना, डेल करने की उन्होंने लिखा भी है कि
ट्रुथ इज नॉट ट्रुथ, द परसेप्शन इज ट्रुथ। सच सच नहीं है, परसेप्शन सच है। एक बुक लिख दी उन्होंने जी। जो कहने का अभिप्राय है वो ये है कि मेरा सच और आपका सच कई बार अलग अलग होता है, क्योंकि आप अपने तरीके से समझ रहे हैं और मैं अपने तरीके से समझ रहा हूँ। सच क्या है वो जैसे ही सामने आता है जब हमें समझ आती है। तो यानी ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, कहते हैं ना बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। जिस दिन हमारी बुद्धि श्रेष्ठ हो जाती है हम दोनों एक जैसा ही सोचने मतलब विजन क्लियर कर देता है। एब्सोल्युटली। परसेप्शन दोनों का सेम तभी हो सकता है यदि हमारे सोचने के तरीके में, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी। तो आपका जो अनुभव है वो कई सालों से आप आर्य समाज के साथ जुड़े हैं, जैसे कि आप बता रहे तीसरी पीढ़ी है, तो तब से लेकर अब तक जैसे आपने समझा आर्य समाज को, तो क्या चेंजेस आप खुद लेकर आए हो? आपको लगा कि नहीं टाइम के साथ अब ये चेंजेस भी आने चाहिए? देखिए, स्वामी जी ने जब आर्य समाज की स्थापना की, हालांकि उन्होंने बहुत स्वाध्याय किया, अपने को झोंक दिया, मैं तो कहूँगा वैदिक वेदों के प्रचार प्रसार के लिए, और एक समय आया जब उन्होंने आर्य समाज जैसे संगठन की स्थापना की। तो उस समय जो समाज की परिस्थितियाँ थीं और जो चुनौतियाँ थीं उनके सामने मैं समझता हूँ एक पहाड़ सा खड़ा था, और वो स्वामी जी थे जो उन परिस्थितियों में, बिल्कुल विषम परिस्थितियों में चट्टान की तरह से लड़े और खड़े रहे, और उसके बाद में खाली खड़े ही नहीं रहे, उन्होंने उन चुनौतियों से लड़ते लड़ते अपने मिशन की ओर धीरे धीरे वो आगे बढ़ते गए और एक आर्य समाज जैसे संगठन की स्थापना कर दी। मेरा ये मानना है आज भी अगर उन चुनौतियों और उन परिस्थितियों को कंपेयर किया जाए, वो आज भी परिस्थितियां लगभग मुंह फाड़ के आज भी हमारे सामने है, बस उनका रूप ही बदल गया है। तो आर्य समाज जब हम कहते हैं तो आर्य समाज एक ऐसा आंदोलन है जो कि कभी उसको ना तो रुकना चाहिए ना कभी थमना चाहिए। आज भी चुनौतियां हमारे सामने हैं। एक बिल्कुल आज के वर्तमान समय में अगर आप सुन रहे हो, अगर आप समाचार पत्रों में सुन रहे हो, अयोध्या में राम मंदिर के अंदर चोरी हो जाना जी, मैं समझता हूँ ये किस समाज की बात कर रहे हैं। उस समय भी यही कुरीतियाँ थी, और आज भी अगर कोई व्यक्ति मंदिर के अंदर बैठ के भी अगर चोरी करता है, आस्था की कोई मूल्य ही नहीं है, सिद्धांत है ही नहीं, तो मुझे लगता है आर्य समाज का काम आज भी इनकम्प्लीट है। और ये मुझे लगता है ये नेवर एंडिंग एक काम है, ये एक ऐसा मिशन है समाज को जगाना, चेताना, उसके लिए हमें हमेशा अपने को तैयार रखना चाहिए। और जैसे सभाएं हैं, मैं समझता हूँ कि सभाओं का काम न पहले कभी कम था, ना आज कम है, ना आगे रहेगा। ये तो हमेशा नेवर एंडिंग है, इसे तो बढ़ाते रहना पड़ेगा। और ज़्यादा हमें आर्य समाज के जो सिद्धांत हैं उनको समाज में ले जाने की आवश्यकता है। अगर ये ना किया, आर्य समाज इस मान जिम्मेदारी से पीछे हट गया, तो समाज की जो स्थिति और भयावह हो जाएगी। यानी कि आर्य समाज जो है एक मंजिल नहीं है, एक यात्रा है। इट्स ए जर्नी, नेवर एंडिंग जर्नी है ये तो। मैं समझता हूँ कि ये जैसे ना यूँ समझ लीजिए कि इम्प्रूवमेंट इज़ अ नेवर एंडिंग एक्सरसाइज। कोई बोले कि ये एक लेवल पे आने के बाद में ये समाप्त हो गया, नो, इसको तो हमेशा निरंतर चलते रहना है। क्योंकि समाज, जब हम समाज में होते हैं, इतनी सारे तरह के लोग हैं, इतने विचारों के लोग हैं, इतनी सामाजिक हैं, पॉलिटिक्स है, राष्ट्रीय चैलेंजेस हैं, इन सब परिस्थितियों में जो जो चैलेंजेस आएंगे उन सब से लड़ने का काम ही आर्य समाज का है। तो इसका मतलब है, और जब तक समाज में हम लोग रहेंगे, रोज तरह तरह की चुनौतियां अलग अलग रूप बदल के आएंगी, तो आर्य समाज को तो उन चुनौतियों के लिए पहले से तैयार रहना है। और देखिए, परिस्थितियों में दो तरीके होते हैं जीने के। एक होता है किसी सिचुएशन में एक्ट करना, और दूसरा होता है रिएक्ट करना। मेरा ये मानना है कि आर्य समाज को अब समय आ गया है एक्ट करने की आवश्यकता है, रिएक्ट नहीं करना। अगर हम समाज में रिएक्ट करते हैं तो घटनाएं घटती रहती हैं और उनकी डैमेज कंट्रोल पे हम जाते हैं, तो इससे आने वाले समय में चैलेंज, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो रुकती नहीं है। उसको रोकने के लिए हमें एक्ट करना होगा, और एक्ट करने के लिए सभाओं को, हम सभी को, जो हम कहते हैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम आर्य समाजी बनना और श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम आर्य समाज बनाना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जो बात आपने कही उसको प्रैक्टिकली आपने कभी उतारी, कोई आप बात बताना चाहेंगे? हाँ, यूँ कहिए कि देखिए, मैं आर्य समाज का एक छोटा सा सिपाही हूँ,
और अगर श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम की बात करें तो जो प्रयास रहता है कि जब मैं छोटा था तब मैं देखता था कि आर्य समाज में जो आने वाले लोगों की संख्या है, हालांकि मैं अभी उसी संदर्भ में बात कर रहा हूँ जिस समाज से मैं काम करता था या जहाँ मैं पला बड़ा हुआ, तो मैं देखता था जो उसकी एवरेज एज है वो लगभग 65 ईयर्स, 65-70 की आयु के अधिक लोग होते थे। और जो एवरेज एज अगर किसी संस्था की 65 है तो मैं समझता हूँ, बाद में मुझे समझ आया है कि प्रोफेशन में कि ये जो 65 है इससे संगठन भी एक तरह से सीनियर सिटीजन हो जाता है। तो एवरेज एज श्रेष्ठतम बनाने के लिए युवाओं की भागीदारी इस आर्य समाज में आवश्यक है। तो हमने, अगर मेरे स्तर पे कहें तो, और अब तो मैं देखता हूँ सभा भी इस पे बहुत जोर दे रही है कि युवाओं की भागीदारी आर्य समाज में बढ़नी चाहिए। मैं अभी एक टीवी पे एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें किसी संस्था ने क्या कहा कि हम कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन को जब बड़ा करना होता है, इन्वेस्ट करते हैं, तो हम उसमें देखते हैं कि उसका जो सीईओ है उसकी एज क्या है। अगर एज ज़्यादा होती है तो पहले यंग एज, क्योंकि ना जो बदलाव और चैलेंजेस लेने की जो कैपेसिटी होती है और कोई काम करने के लिए समय जो होता है, जैसे मान लीजिए कोई 35-40 साल का कोई व्यक्ति है तो उसके पास अगले 20 वर्ष और हैं, वो अपने प्लान बनाए और उसे एग्जीक्यूट करे। अगर 65 वर्ष का कोई सीईओ है और अगर या हेड है और वो कोई योजना बनाए तो उसके पास उनको एग्जीक्यूट करने का समय नहीं है। तो आर्य समाज के साथ भी हमने जो युवाओं को लाए और अपने युवाओं की भागीदारी बढ़ाई है, और ये सभा से ही मेरे को एक तरह से समझ लिए प्रेरणा मिली है। और श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम की यात्रा तभी सफल होगी जब इसमें युवा आएंगे और हमारे परिवारों के बच्चे, हमारे पुराने आर्य समाजी जो परिवार थे उनके युवा, क्योंकि वो बुजुर्ग लोग तो सिर्फ अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन दे सकते हैं, क्योंकि किसी भी प्लानिंग का जो सक्सेस है उसमें एग्जीक्यूशन सबसे इम्पोर्टेंट है। तो युवाओं को लाएंगे तो ही आगे बढ़ेगा, और यही मैंने अपने स्तर पे पीयूष जी, अगर हम करंट चैलेंजेस की बात करते हैं तो आपने कहा युवाओं को आगे लाना है, इस पे काम भी चल रहा है, लेकिन युवा तो तब आगे आएंगे जब युवा होंगे। जिस तरह से आप देख रहे हो कि पॉपुलेशन में हमारा जो चेंज आया है, एक डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, उसमें तो बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे, शादी हो नहीं रही है, सोच जो है वहाँ जा रही है, तो युवा होंगे ही नहीं। और एक टाइम में तो अब ऐसा रिपोर्ट आई है कि बुजुर्गों की संख्या बढ़ने वाली है आगे 20-25 सालों के बाद। देखिए, इस पर भी कार्य करने की जरूरत है। ये एक बहुत बड़ी समस्या इस देश के सामने आने वाली है, लेकिन अगर आप उन देशों से इसे देखेंगे जहां ये समस्याएं ऑलरेडी आ चुकी हैं, हम तो अभी भी जो इंडिया है, अगर वर्ल्ड में देखें तो यंग पॉपुलेशन यहाँ पे अभी सबसे ज़्यादा है और हम वाइब्रेंट कंट्री कहलाते हैं। लेकिन अगर ये जनसंख्या का जो एक तरह से पैटर्न दिख रहा है ये ऐसे ही घटा तो ये अपने आप में एक चैलेंजिंग सिचुएशन तो है, लेकिन इसे आप अभी अलार्मिंग मान लीजिए। तो इसके लिए जो सभा ने या जो हमने इस समस्या को समझ लिया है, देखिए कभी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होता है, पहले उस प्रॉब्लम को अगर फिक्स कर लिया, अगर हमने समझ लिया, प्रॉब्लम तब होती है यदि हमें समझ ना आती है, तो अगर समझ लिया तो ये मेरा मानना है कि समाज इस समस्या को समझ के इसके समाधान की ओर चलेगा। हम देख रहे हैं कि समाज में इस दिशा में काम होने लगा है, जागरूकता भी आ रही है, और नौजवानों को अपने बीच में बैठाकर उनके साथ जब इस तरह की चर्चाएं और बातें होंगी तो मेरा यह मानना है कि इसका तो समाधान हो जाएगा। मुख्य बात यह है कि इस टाइम ये चर्चा करने के लिए, ये डिस्कशन करने के लिए युवाओं के बीच में जाना ज़्यादा आवश्यक है। ये चैलेंज है ये, लेकिन ये अभी प्रॉब्लम नहीं है, ये चैलेंज है, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आ सकती है अगर इस चैलेंज को आज टाइमली एड्रेस नहीं किया। तो मेरा ये मानना है कि हमने इसको फिक्स कर लिया है, अगर ये एड्रेस करने के लिए समझ आ गया है कि ये प्रॉब्लम है, इस पे सब मिलकर अगर संस्थाएं काम करेंगी तो मेरा मानना है कि ये डेमोग्राफिक जो चेंजेस का चैलेंज है इसको हम फेस कर पाएंगे। जी, आपके पास कार्य नीति भी है, कार्यशैली भी बहुत अच्छी चल रही है, तो जो युवा सुन रहे हैं उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अगर आप संदेश की बात कहें तो इट इज़ द यूथ हु मेक्स द नेशन। किसी भी देश को युवा ही बनाते हैं, और जिस देश का युवा जाग जाता है राष्ट्र जाग जाता है। स्वतंत्रता संग्राम में भी आपने देखा होगा कि जब भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु जैसे लोग जब आगे आए तो वो स्वतंत्रता संग्राम में वो जो चिंगारी थी ना, और जिसने अंग्रेजों को भयभीत किया वो युवा ही था।
और आज का युवा, मैं ये नहीं कह रहा कि आज के चैलेंजेस दूसरी तरह के हैं, आज युवा को ये नहीं है कि वो किसी से लड़ना है, लेकिन परिस्थितियों से लड़ने के लिए उसको तैयार करना है। और हमेशा कोई भी लड़ाई तभी जीती जाती है जब वो टीम वर्क होता है। तो इसमें एक पीढ़ी है जिसके पास अनुभव है, एक युवा है जिसके पास एनर्जी है। अगर ये सिनर्जाइज करा जाएगा और युवा को सही ज्ञान दिया जाएगा, सही दिशा दी जाएगी, तो मेरा ये मानना है कि युवा इस भारत का आज भी पूरे विश्व में, अगर इंजीनियर्स की बात हो, डॉक्टर्स, जितने प्रोफेशनल्स की बात हो, पूरी दुनिया में आप देखिए कोई सी भी मल्टीनेशनल कंपनी होगी, उसमें जो भारत के युवा हैं वो अपनी भागीदारी दे रहे हैं। और पूरी दुनिया में जो टैलेंट है, भारत का टैलेंट सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है पूरे विश्व की ग्रोथ में। तो इस यूथ के साथ आर्य समाज को जुड़ने की आवश्यकता है, और इससे जुड़ने के लिए एक आवश्यकता है कि वी हैव टू आइडेंटिफाई, हमें भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अपने आर्य समाज के अंदर कौन लोग हैं इन युवाओं के साथ जो कनेक्ट कर सकें, क्योंकि जब तक कनेक्ट नहीं होगा तब तक ये चीज़ें सिनर्जाइज नहीं हो पाएंगी। जी पीयूष जी, जब युवा पीयूष शर्मा जब जुड़ा था दिल्ली सभा के साथ, उस वक्त का किस्सा अगर आप कुछ बताना चाहें, कैसे आपका जुड़ाव हुआ था और कैसे आगे बढ़ा ये सब? देखिए, सभा की बात करें तो जब मैं अपनी समाज में मंत्री बना तो मंत्री होने के नाते मैं सभा का सदस्य बन गया। यहाँ लगभग आना जाना शुरू हो गया और यहाँ के जो क्रियाकलाप थे उनको मैं समझने लगा। और सच बोलूँ तो जब मैं आना यहाँ आरंभ किया तो मुझे ऐसे ऐसे आर्य समाजी देखने को मिले जिन्हें देखकर मुझे लगा कि इतने अच्छे और एक से एक अच्छा और एक से एक बढ़िया आर्य समाज विचार का, और जिनके अंदर भावना आर्य समाज के प्रति भरी हुई थी, ऐसे अधिकारियों से मेरे को मिलने को मिला। और जब कभी बैठक में हम चर्चाएं करते थे तो कई बार उसमें कई बार ऐसी डिस्कशंस भी होती थी जिसमें लगता था कि परस्पर विरोधी विचार हैं, लेकिन उसके बाद में जब निचोड़ निकलता था, समराइज करते थे, तो लगता था न, विचार में मतभेद है लेकिन दिशा सबकी एक ही है, लक्ष्य सभी का एक है। और ये सब बड़ी प्रेरणात्मक बातें थी। और सच्चे आर्य समाजी वही होते हैं कि मैं भी अपनी बात कहूँ, आप भी अपनी बात कहें, और इसमें होना ये चाहिए ईदर आई कन्विंस और गेट कन्विंस्ड, या तो मैं समझा दूँ या मैं समझ जाऊँ। और ये मैंने देखा कि निरंतर लगातार ऐसा हुआ। कई बार बैठकों में इस तरह की चर्चाएं होती हैं जब कभी विवाद है, लेकिन उसके बाद एक निचोड़ और सबकी आवाज़ सुनी जाती है। और ये सब चीज़ें और मंथन, जिसे कहते हैं ना, विचारों का मंथन होता है, उसके बाद में निर्णय लिए जाते हैं। और यही कारण है कि पिछले गत वर्षों में जो, अगर आप देखें आयोजन की दृष्टि से देखें, प्रकल्पों की दृष्टि से देखें, और सच मायने में तो ये कहा जाएगा कि दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा आज की जो वर्तमान परिस्थिति है, देश की सभाओं के लिए एक रोल मॉडल है। और अगर आर्य समाज के इस मिशन को आगे बढ़ाना है तो इस रोल मॉडल को रिप्लिकेट करने की आवश्यकता है अन्य जगहों पे भी। और आर्य समाज को इस दृष्टि से केवल नहीं देखना चाहिए कि दिल्ली में क्या हो रहा है, इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए मुझे लगता है कि सिस्टम इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन दी इंडिविजुअल्स। क्योंकि जब सिस्टम होता है ना, तो सिस्टम होने से सारी चीज़ें अच्छी चलती हैं। और सभा में धीरे धीरे सिस्टम्स इतने आ गए कि आज जो है, अगर वो डिजिटल वर्ल्ड की बात की जाए, मीडिया की बात की जाए, अकाउंटिंग की बात की जाए, और किसी रिकॉर्ड से रिलेटेड बात की जाए, और प्रचार प्रसार से रिलेटेड बात की जाए, आर्य समाजों को इंटीग्रेटेड करने की बात की जाए, और मैं समझता हूँ अन्य कितनी सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनके ऊपर लगातार निरंतर काम चल रहा है। और आर्य समाज का ये सौभाग्य है कि आज का जो शीर्ष नेतृत्व है, आदरणीय हमारे प्रधान धर्मपाल जी और महामंत्री विनय आर्य जी, मैं तो ये कहूँगा कि जिस नेतृत्व के हाथ में आज आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली है, ये इसमें कोई कारण मुझे नहीं दिखता कि ये आगे और नहीं बढ़ेगी। इसका अनंत यात्रा, जो मैं कह रहा था, श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम की यात्रा दिल्ली सभा की तो चल रही है, और परमात्मा करे कि आगे भी इस कार्य को हम सब मिलकर बढ़ाते रहें। जी पीयूष जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो 50 वर्ष स्थापना के दिल्ली सभा के हैं और आर्य समाज के साथ आपका जो योगदान है वो निरंतर जारी रहे, ये शुभकामनाएं। और आपका आभार और आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
तो अगर आर्य समाज की बात करें तो आर्य समाज ने अपने कार्यों से न केवल समाज को दिशा दी है, बल्कि असंख्य लोगों का मार्गदर्शन किया है और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम भी बना है। तो इस कार्यक्रम में मैं विदा लूंगी। मिलेंगे नए पॉडकास्ट के साथ। धन्यवाद।